से गांव दुष्यंतपुर में रहने वाला एक रमेश नाम का एक गरीब किसान की है। वह अपने परिवार के साथ ये रहता था। जीवन भर हमने बस सपने ही देखे हैं कि कब हम कुंभ में जाकर गंगा स्नान करेंगे, पर कभी वहां जा नहीं सके। और मैंने सुना है कि इस बार का महाकुंभ तो अगले 143 साल के बाद ही आएगा और तब तक हम जिंदा नहीं होंगे, इसलिए हमें भी इस बार वहां जाकर कुंभ स्नान करना चाहिए। हाँ, सपने तो बड़े हैं चंदा, पर असल में ये सब हम जैसे गरीबों के बस की बात नहीं है। महाकुंभ तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग जाते हैं। हमारे पास तो अपने खाने तक के पैसे भी पूरे नहीं हो पाते। हम भला वहां कैसे जा पाएंगे? शायद यही हमारी किस्मत है। सुनिए जी, आप कुछ कीजिए ना, इस बार कैसे भी करके हमें प्रयागराज के महाकुंभ में ले चलिए ना। यह देखो हीरा, महाकुंभ में जाने के लिए मैंने कितने सारे इंतजाम किए हैं। इस बार मैंने अपनी कार में काफी पैसा खर्च किया है ताकि आराम से महाकुंभ की यात्रा कर सकूं। वाह सेठ जी, आपसे बड़ा धार्मिक आदमी तो इस पूरे गांव में कोई नहीं होगा, तभी तो लक्ष्मी मैया की इतनी कृपा है आप पर। हाँ सेठ जी, हीरा भैया सही कह रहे हैं। आप तो बड़े पैसे वाले हैं, हम गरीब लोग तो बस सपना ही देख सकते हैं महाकुंभ में जाने का। क्या कहा सपना? अरे तुम गरीब लोगों को तो कुंभ का सपना भी नहीं देखना चाहिए। यह हम जैसे अमीर लोगों को ही शोभा देता है। चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो। अरे आओ भोला, कहो क्या बात है? सेठ जी, दरअसल मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मैं अपने परिवार के साथ महाकुंभ में जाना चाहता हूँ। क्या कहा महाकुंभ? अरे तुम सुबह सुबह शराब पीकर आए हो क्या? यह क्या बोल रहे हो? तुम महाकुंभ जाओगे? अगर तुम जैसे गरीब लोग मुझ जैसे अमीर लोगों के साथ स्नान करने लगे तो हम अमीरों और तुम गरीबों में क्या फर्क रह जाएगा? ऐसा मत कहिए सेठ जी, ईश्वर के आगे तो सब एक समान है। क्या अमीर और क्या गरीब, आप मदद कर दीजिए ना। मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगा। मेरी फसल भी पककर तैयार है। कुंभ से लौटते ही उसे काटकर मैं बाजार में बेच दूंगा और आपका सारा कर्ज सूद समेत चुका दूंगा। सेठ जी, मेरा परिवार बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें एक पैसा उधार नहीं दूंगा। रमेश, किसान हो, किसानी करो, खेत में हल चलाओ। कुंभ केवल पैसे वाले लोगों के लिए ही है। सेठ जी, महाकुंभ दौलत से नहीं बल्कि भक्ति से पाया जाता है। अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, पर मैं और मेरा परिवार इस बार महाकुंभ में जाकर ही रहेंगे। अच्छा तो यह बात है, ठीक है, देखता हूँ कैसे ले जाते हो तुम अपने परिवार को। तुम्हारे जैसे गरीब लोग बड़े बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा नहीं कर पाते। धनसेठ रमेश को खूब बुरा भला कहता है और उसे वहां से भगा देता है। अरे रमेश आ गए आप। क्या कहा सेठ जी ने? पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया है। चंदा धन सेठ बहुत ही दुष्ट आदमी है। वो गरीबों को कुंभ में जाने ही नहीं देना चाहता है। तो क्या हम महाकुंभ में नहीं जा पाएंगे? तुम चिंता मत करो, चंदा सेठ ने हमारी मदद नहीं की तो क्या हुआ। इस बार हमारी फसल काफी अच्छी हुई है और पककर तैयार भी है। मैं अगले सप्ताह तक सारी फसल काटकर उसे बाजार में बेच दूंगा और उस पैसे से हम महाकुंभ में जाएंगे। तुम सामान बांधना शुरू कर दो। अगले दिन रमेश अपने और फसल काटने का काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में इस बात की खबर धनसेठ के कानों तक पहुंच जाती है। सुनिए सेठ जी, लगता है इस गांव में आपका सम्मान कम हो गया है। अब यह गरीब किसान भी आपकी बराबरी कर रहे हैं। सुना है वह रमेश आपको टक्कर देने के लिए अगले एक सप्ताह में अपनी सारी फसल काट रहा है और उसे बेचकर उस पैसे से अपने परिवार को लेकर महाकुंभ में जाने वाला है। क्या कहा? उस रमेश की इतनी हिम्मत, वो आज मेरी बराबरी कर रहा है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तो अब क्या करना है सेठ जी, कहिए तो उसे सबक सिखाएं। नहीं हीरा, सुनो, तुम एक काम करो, वो रमेश अपनी फसल अगले एक सप्ताह में काटेगा, पर तुम आज के रात ही उसके खेत में जाकर उसकी फसल में आग लगा दो। ना रहेगी उसकी फसल और ना रहेगी उसकी अकड़। तब उसे पता चलेगा उसने धनसेठ से पंगा लेकर उसने अच्छा नहीं किया।
धनसेठ के आदेश पर हीरा वहां से चला जाता है और रात होते ही रमेश के खेत पर पहुंच जाता है और रमेश की फसल में आग लगा देता है। रमेश मेहनत की फसल जल की राख हो जाती है। अब पता चलेगा रमेश को कि सेठ जी से पंगा लेना और प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करना उसे भारी पड़ गया। अगली सुबह जब रमेश को आग की खबर मिली तो वह तुरंत अपने खेत पर पहुंच गया। उसकी सारी फसलें जल चुकी थी, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, वह टूट गया। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? ये आग कैसे लग गई? मेरी सारी फसल जलकर खाक हो गई है। अब मैं महाकुंभ के लिए प्रयागराज कैसे जाऊंगा? रमेश भाई, सुना है सेठ को तुम्हारी मेहनत खटक रही थी। उसके चेले हीरा ने ही यह काम किया है। वह तुम्हें महाकुंभ में जाने से रोकना चाहता है। अब तुम क्या करोगे भाई? वो मेरे खेतों को आग लगा सकता है, पर मेरी आस्था और मेहनत को नहीं। मैं दूसरे खेतों में काम करूंगा, लकड़ियां बेचूंगा, मजदूरी करूंगा, पर महाकुंभ में जाकर ही रहूंगा। यह कहकर रमेश वहां से चला जाता है। अगले दिन से वह खूब मेहनत करने लगता है। वह दूसरे किसानों के खेतों में काम करता है, जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ धनसेठ महाकुंभ में जाने की सारी तैयारियां कर चुका होता है। मैंने महाकुंभ में जाने की सारी तैयारी कर ली है। बस अब कुछ नए कपड़े खरीदना बाकी है। ऐसा करता हूँ, आज बाजार से कपड़े भी खरीद लाता हूँ। कुछ देर बाद घर में ताला लगाकर धनसेठ अपनी पत्नी के साथ बाजार की चला जाता है। कुछ ही देर में दो डकैत किट्टू और बिट्टू धनसेठ के घर के पास आ जाते हैं। अरे वाह भाई बिट्टू, इस घर में तो कोई भी नहीं है। चलो जल्दी से यह चोरी करके निकल चलते हैं। सही कहा किट्टू, यह घर तो किसी धनी सेठ का लगता है। चलो जल्दी से इस ताले को तोड़कर अंदर का सामान लेकर चलते हैं। यह कहकर वो दोनों डकैत सेठ के घर का ताला तोड़ने लगते हैं। वो दोनों ताला तोड़ ही रहे होते हैं कि तभी उस रास्ते रमेश बाजार से वापस लौट रहा होता है और वह उन डकैतों को सेठ के घर का ताला तोड़ते हुए देख लेता है। डकैतों के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, कौन हो तुम और ये क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या हम डकैत हैं और इस घर में चोरी करने जा रहे हैं? चल भाग यहाँ से। नहीं नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पूरे गांव को यहाँ बुला लूंगा। अबे तुम्हें लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? तू हम लोगों को जानता नहीं है। हम पर ढेर सारे का इनाम है। 2 मिनट में तुझे ईश्वर के पास भेज देंगे। निकल यहाँ से। वह तीनों लड़ ही रहे होते हैं कि इतने में वहाँ हीरा पहुँचता है। जैसे ही वह उन डकैतों को देखता है तो उसकी हवा गुल हो जाती है। अरे भाई हीरा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पहुँच गए। ये देखो, ये दोनों सेठ जी के घर पर चोरी करने जा रहे थे। अरे रमेश भाई, ये तो बहुत खुखार डाकू है। इनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। मुझे माफ करो भाई, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं तो चला और जल्दी से तुम भी पतली गली से निकल लो भैया। यह कहकर डकैत वहां से निकल जाता है, पर रमेश पीछे नहीं हटता और उन डकैतों से भिड़ जाता है। उन तीनों में काफी लड़ाई होती है। मारपीट की आवाज आसपास के लोगों तक पहुंचने लगती है और वो लोग सेठ के घर की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखकर वह दोनों डाकू रमेश को बुरी तरह पीटकर वहां से भाग जाते हैं। जब गांव वाले रमेश के पास पहुंचते हैं तो वह रमेश की हिम्मत देखकर हैरान हो जाते हैं। रमेश बुरी तरह से घायल हो चुका था, पर उसने धनसेठ के घर के ताले को टूटने नहीं दिया। गांव वाले तुरंत रमेश को उठाया और उसे घर ले गए। कुछ समय बाद धनसेठ बाजार से वापस लौटता है। घर लौटते ही उसे आसपास के लोगों से सारी घटना का पता चलता है कि किस तरह रमेश ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसके घर में होने वाली डकैती को रोका है। यह सब सुनते ही सेठ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पछतावा होने लगा। वह तुरंत रमेश के घर पहुंच जाता है। अरे सेठ जी,
रमेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, तुम्हारी मदद नहीं की और तुम्हारे खेत में आग भी लगवा दी। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने आज मेरे घर को लुटने से बचा लिया, जबकि जिस हीरा की आज तक हमने सहायता की वह वहां से भाग गया। मुझे माफ कर दो रमेश, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी है। आज के बाद मैं किसी को अमीर गरीब नहीं समझूंगा और हाँ, मैं तुम्हारी उस सारी फसल का पैसा दूंगा जो मेरे घमंड की वजह से जल गई थी, और साथ ही एक बड़े भाई की तरह तुम्हारे महाकुंभ में जाने का सारा खर्चा भी उठाऊंगा। आज के बाद हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। यह दिन भी आ जाता है जब रमेश खुशी खुशी अपने परिवार के साथ महाकुंभ पहुंच जाता है और महाकुंभ में गंगा स्नान करता है और अपने परिवार की इच्छा भी पूरी करता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी बड़ी हो, अंत में सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है। सेठ ने रमेश की फसल जलवा दी, लेकिन रमेश ने अपनी अच्छाई से ही उसका दिल जीत लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन जरूर दबाए तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी के साथ।